नमस्कार, मैं हूं आलोक और न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं कि प्रयागराज में अब क्या हुआ है। जिस तरह से कल जुमे की नमाज के बाद यूपी के अलग अलग शहरों में छुटपुट घटनाएं हुई थी, तो वहीं प्रयागराज में जिस तरह का घटनाक्रम रहा, जिस तरह का माहौल बना, उसने फिर एक बार इस बात की आशंका बढ़ाई कि क्या कहीं कुछ बड़ी प्लानिंग तो उत्तर प्रदेश में नहीं चल रही है। इस बीच कानपुर से अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार कानपुर के अपडेट्स और ग्राउंड रिपोर्ट हमें देते रहे। अनिल कानपुर से अब इलाहाबाद पहुंच गए हैं, प्रयागराज पहुंच गए हैं। मानवेंद्र की हमारे साथ प्रयागराज से हैं। सबसे पहले तो मैं सीधे जाऊंगा अनिल के पास। लेकिन अनिल, एक बात मैं आपको बताऊं कि चूंकि मैं लखनऊ में हूं और कल शाम की जो बैठक थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और कानून व्यवस्था से जुड़े जो विभाग थे और आला अधिकारी डीजीपी एडीजी, कल उन्होंने ये कहना कि मीटिंग की समीक्षा की, वो तो किया ही किया, लेकिन अब जो फ्री हैंड था उन्होंने पूर्ण रूप से पुलिस को दे दिया है। शायद उन्हें लगता था कि कोई बीच का मिडिल पाथ होता है, सुलह समझौता और पीस कमेटी जैसी कोई चीजें होती हैं, लेकिन अब बहुत ही क्लियर मैंडेट अधिकारियों को दिया गया है कि जो कानून को हाथ में लेगा, कानून उसको अपने हाथ में ले लेगा, अर्थात उस पर धाराएं और उसे जेल भेजने का काम सीधा करेगी। तो अब योगी आदित्यनाथ गुस्से में है, ये कहा जा सकता है, और अब सड़क पे आने वालों की खैर नहीं है। अनिल, ऐसे सब माहौल में प्रयागराज में क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, योगी जी सख्त पहली बार नहीं हुए, पिछले 5 साल से सख्त प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं और उनकी एक छवि थी कि क्राइम करने वालों को, फसाद करने वालों को छोड़ते नहीं है। तो जाहिर बात है कि ये जो दंगाई थी उनको ये पता था, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री को चैलेंज किया, सीधा चैलेंज किया है, उनकी छवि को चैलेंज किया है और उनकी छवि को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचाने की कोशिश करी है और ये मैसेज देने की कोशिश करी है कि उनकी छवि से वो डरते नहीं है। तो अब ऐसे में सरकार के पाले में गेंद है, सरकार को अब डिसीजन लेना है कि कैसे इनको सबक देना है कि 5 साल जो एक अमन चैन कायम रहा प्रदेश में, उसको जो चैलेंज किया गया है, मुख्यमंत्री की छवि को जो चैलेंज किया गया है, उससे पुलिस कैसे निपटती है। लेकिन पुलिस जाहिर बात है बहुत सख्ती कर रही है, चाहे कानपुर हो चाहे प्रयागराज हो। प्रयागराज में ही 68 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है अब तक, 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर है, 29 गंभीर धाराओं में एफआईआर है। लगातार ये धरपकड़ जारी है और यहाँ तो अब राजस्व, नगर निगम और प्राधिकरण की टीमें लगातार अवैध निर्माण, अतिक्रमण की जांच पड़ताल कर रही है, उनका ब्यौरा, उनका रिकॉर्ड तैयार कर रही है क्योंकि बुलडोजर चलाने के लिए। तो देखिए, ये सिर्फ अकस्मात घटना नहीं हुई है, पिछले फ्राइडे को हुई, अब कल हो गई फ्राइडे को, और ये गारंटी नहीं कि लास्ट थी। और जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है, जिस हिसाब से एक के बाद एक शहरों को ये चयनित कर रहे हैं और छापामार युद्ध नीति के तहत अलग अलग जगहों पर इस तरह की हंगामेदार काम कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं। अब गेंद सरकार के पाले में कि सरकार कैसे निपटती है। अगर कानपुर में सीधी कड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन इन्होंने दिखा दिया है कि सरकार की कार्रवाई का इन्हें भय नहीं है और ये जेल जाने मुकदमे से भी नहीं डर रहे हैं। तो अब सरकार को कुछ ठोस एक्शन उठाने पड़ेंगे और जो मास्टरमाइंड है उन तक पहुंचना पड़ेगा। निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री की जो सख्त प्रशासक की छवि है उसको भी डेंट किया है। जो रिसेंट में ये कानपुर, प्रयागराज, वेस्ट यूपी में ये जो घटनाएं हुई हैं, मुख्यमंत्री की उस जो सख्त प्रशासक की छवि है उसे भी डेंट करने की कोशिश की है इन बलवाइयों ने। तो जाहिर बात है कि अब गेंद सरकार के पाले में है और सरकार कैसे कानून व्यवस्था और अपना इकबाल जो है बुलंद करती है, ये सरकार को देखना होगा। और अमित, हमारे साथ उनसे एक सवाल ले लेते हैं। अमित, ये दंगाई जो है कानपुर वाले, ये जेल गए हैं, लेकिन खबर आ रही है कि जेल में भी नहीं माने, ये जेल में भी उत्पात मचा रहे हैं। देखिए, सुबह ये खबरें अनिल आई थी, लेकिन कुछ देर पहले जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है उनके साथ एक टीम गई थी जेल में, उन्होंने इस बात की तफ्तीश की थी, तो उनको फिलहाल इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। उन्होंने लेकिन बावजूद उसके एक दिशा निर्देश दिए और जेल प्रशासन है उससे भी उन्होंने बातचीत की और इस बात को इंश्योर किया कि बिल्कुल इस तरह की कोई भी घटना सामने नहीं आनी चाहिए। और फिलहाल उन्होंने इस बात का खंडन किया है। लेकिन दूसरी ओर, जिस तरह आप कार्रवाई की बात कर रहे थे, तो हयात जफर हाशमी से संबंधित कुछ लोग ऐसे थे जिनकी जो संपत्ति थी अवैध रूप से उसको बनाई गई थी, उस पर बाकायदा आज कार्रवाई की गई, उस पर बुलडोजर चला है बाबा का, और एक सख्त संदेश देने की ये कोशिश की गई कि जो इस तरह के हिंसा में, उपद्रव में
साजिश में शामिल होगा उसके खिलाफ अब कोई मुरव्वत नहीं होगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो एक स्पष्ट संदेश मिला है, लेकिन इसी बीच पूरे कानपुर में आज शांति फिलहाल बनी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखी जा रही है, लेकिन शांति कानपुर में बनी है, ये सबसे अच्छी बात है। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, बिल्कुल अमित, जो आप बता रहे थे कि अमन चैन शांति कानपुर में आ गई है, लेकिन बुलडोजर भी स्वस्थ है, उसने चलना दिखा दिया है, वो मौके पे पहुंच रहा है। मानवेंद्र, आपको क्या लग रहा है, प्रयागराज की क्या सूरत हाल होने वाली है, और खासतौर पर जो वहां पे कल एडीजी का जो बयान था, उन्होंने तो बिल्कुल साफ कह दिया कि कौन कौन लोग जिम्मेदार है, उनके किनके खिलाफ कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से सीधे उन्होंने नाम लिया है AIMIM के जो जिला अध्यक्ष हैं शाह आलम और जो जीशान रहमानी हैं जो दूसरे पदाधिकारी हैं, उनका सीधे नाम लिया है, इससे AIMIM में बौखलाहट दिख रही है। और अभी थोड़ी देर पहले उनके प्रदेश प्रवक्ता है मोहम्मद फरहान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उनका ये कहना था, जैसा कि हमने सुना है तमाम जो इस तरह की घटनाओं के बाद होता है, कि ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी MIM की लोकप्रियता से घबरा गई है और इसी के चलते उनके जो पदाधिकारी हैं उनको फंसाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के MIM को खत्म करने की साजिश उत्तर प्रदेश में की जा रही है। तो ये तो एक राजनीतिक बयान हो गया, लेकिन जिस तरह से नाम सामने आया, सिर्फ MIM के लीडर्स का नाम नहीं है, और तमाम ऐसे लोग हैं जो जावेद मोहम्मद हैं जिनका नाम सामने आया है, वो उनके घर अभी हम थोड़ी देर पहले गए थे तो उनकी बेटी है, उसने बताया कि वो कुछ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उनकी बेटी जो कि JNU की छात्रा है, वो भी इस तरह के काम में एक्टिव होती है, उसका भी इसमें संलिप्तता हो सकती है। तो हमारी उससे बात हुई, उसने कहा कि नहीं, बेहद अमन पसंद शहरी हैं और उनका इस तरह की घटना में कभी कोई योगदान नहीं रहा है। वो सोशल साइट्स के जरिए भी शांति वगैरह की अपील करते रहे। लेकिन अब पुलिस की बारी है। प्रयागराज की बात करें तो आज का दिन जो है, कल जरूर जो यहाँ पर बलवाई जुटे थे, जो पत्थरबाज थे, उनका दिन था। वो पूरे दिन उन्होंने उपद्रव मचा के रखा, शहर के एक हिस्से को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा था और जिस तरह से दिन भर यहाँ आगजनी हिंसा उपद्रव होता रहा। उसके बाद आज जो दूसरा दिन है, कल जरूर पुलिस थोड़ा सा बैकफुट पे थी, लेकिन जो आज दूसरा दिन है तो आज कार्रवाई का वक्त है। सबसे पहले तो जो गिरफ्तारियां हैं उनका सिलसिला लंबा हो गया है। जो जावेद अहमद मोहम्मद हैं, उनकी बेटी ने बताया कि रात में जावेद मोहम्मद को ले गए। उनकी जावेद मोहम्मद की पत्नी और एक बेटी को भी पुलिस ले गई है पूछताछ के लिए, और उस मामले में पुलिस का दावा है कि कुछ खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जो जावेद मोहम्मद हैं ये मास्टरमाइंड के तौर पर इनको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो देखना ये होगा कि इनका कनेक्शन किस तरह से पुलिस एस्टैब्लिश करती है। हालांकि परिवार के लोग बार बार कह रहे हैं कि वो उनका इसमें कोई योगदान नहीं है, लेकिन पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। सिर्फ जावेद मोहम्मद ही नहीं, और भी कई ऐसे आरोपी हैं जिनको पुलिस ने आज पकड़ा है। पकड़ने के बाद कुछ सोशल साइट्स पर कुछ लोगों ने ट्वीट किया है उनकी पिटाई के विजुअल, थाने के अंदर या किसी लॉकअप में एक कांस्टेबल उनको लाठियों से पीट रहे हैं। इस तरह के वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पर तमाम जो उपद्रवी थे, अगर हम बात करें अटाला चौराहे की, जहाँ पर ये पूरा बवाल शुरू हुआ था, वहाँ पर 37 जो उपद्रवी हैं उनको चिन्हित करके आज ADPDA की टीम भेजी गई थी और बाकायदा वो जाकर के एक घर में, उनका जो घर है उसको चिन्हित कर रहे थे कि इसमें कोई अगर अवैध निर्माण है तो उसको ढहा दिया जाए। तो दो तरफा एक तरह से कह सकते हैं, दोहरी मार पड़ने वाली है जो उपद्रवी हैं उत्तर प्रदेश में। और अभी जिस तरह से अनिल बता रहे थे कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो एक कड़क एडमिनिस्ट्रेटर की जो एक प्रशासक की छवि थी उसको डेंट हुआ है, जो घटनाएं हुई हैं, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई भी उतनी ही बड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो हार मानने वाले मुख्यमंत्री नहीं है, जिस तरह से उनकी कार्यशैली रही है। और सबसे बड़ी बात अगर प्रयागराज की करें तो अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जो बीच की कड़ी है उससे विश्वास उठ गया है। ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ अब जो पीस कमेटी है और जो शांति वार्ता है, जो धर्म गुरुओं की मीटिंग है, उससे उनका विश्वास उठ रहा है। तो एकदम ठीक कहा आपने, क्योंकि प्रयागराज की घटना को अगर देखा जाए तो बाकायदा एक दिन पहले जो तमाम धर्म गुरु हैं, इमाम हैं, मौलाना हैं, मौलवी, उनके साथ बैठक हुई थी। जो जिला प्रशासन है, DM SSP है, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो किसी तरह का कोई उपद्रव, किसी तरह का कोई बलवा बवाल नहीं होने देंगे। और उसमें
जो एडीजी है उन्होंने कल अपने बाइट में कहा, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि जो अटाला मस्जिद के पेश इमाम है वो खुद उसमें उन्होंने आश्वासन दिया था और वो उनको चिन्हित किया था प्रशासन ने कि वो इस तरह के उपद्रव को भड़का सकते हैं, तो उनसे उन्होंने आश्वासन लिया था और उन्होंने वादा किया था कि इस तरह की किसी घटना में शामिल नहीं होंगे और कोई उपद्रव जो होगा उसके साथ वो नहीं खड़े होंगे। लेकिन बाद में एडीजी प्रेम प्रकाश खुद कह रहे थे कि उन्होंने हमारे साथ एक तरह से छल किया है, धोखा किया है, उन्होंने आश्वासन दिया था और वो खुद इस पूरे बलवे में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका है वो भी शामिल रहे हैं। तो जो बीच की कड़ियां टूट रही हैं तो इसमें अब सीधे एक ही रास्ता बचता है आर या पार का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो प्रशासन है उसके बीच की जो कड़ी होते हैं, ये लोग जो आम लोगों से बात करते हैं, चाहे मौलाना हो, धर्मगुरु हो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोशली बहुत एक्टिव और कनेक्टेड होते हैं, ऐसे लोगों को भी बुलाया गया था। लेकिन अब ये जो कड़ी है इस पर भरोसा एक तरह से प्रयागराज, कम से कम प्रयागराज पुलिस का टूट रहा है और अब सीधे कार्रवाई, सीधे एक्शन का समय आ गया है। और इसीलिए न सिर्फ जो गिरफ्तारियां देखने को मिल रही हैं, सख्त धाराओं में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, बल्कि जो उनके घर हैं उनकी स्थिति, उनका स्टेटस देखा जा रहा है कि अगर वो वहां पर कोई अवैध निर्माण है या जो घर है वो किसी तरह से एडीए से नक्शा पास नहीं। एक बात और बता दें साथ में आपको, अगर प्रयागराज में जांच की जाए तो शायद 80% या 70% ऐसे निर्माण मिल जाएंगे इन इलाकों में जो नक्शा पास करके पीडीए के नहीं बने हैं। लेकिन ये भी एक तरीका है सरकार का और प्रशासन का कार्रवाई करने का कि अगर तुमने नक्शा पास नहीं कराया तो तुम्हारे पास है मौका, पास करा लो, लेकिन अगर तुम उपद्रव करोगे, किसी तरह से सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाओगे, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी, तो हम पहले तुम्हारा नक्शा जांचेंगे। तो नक्शा जांचने का सिलसिला शुरू हो गया है और उसके बाद अब देखना ये होगा कि इसका डिमोलिशन कब तक होता है, क्योंकि तमाम मकान जो है उसमें अवैध निर्माण पाया गया है और निश्चित तौर पर जो उपद्रवी है उनसे निपटने का ये तरीका जो है, इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में हमने पहले भी देखा है और हो सकता है कि आगे भी प्रयागराज और कानपुर जैसी घटनाओं में इन शहरों में भी देखने को मिले। जी, हमारे साथ पूर्व डीजीपी ए.के. जैन साहब जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ हैं। सर कल जब आप डिबेट में थे और आज जब डिबेट में हैं तो दोनों ही डिबेट में बड़ा अंतर आ गया है। कल शाम की जो बैठक थी मुख्यमंत्री की, आपको जैसे कि पता भी होगा, पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। जो हम लोग की जानकारी है, जो अब तक अधिकारियों ने बात की है, उसमें ये है कि अब जुम्मे की नमाज वाला फ्राइडे अब आगे पुलिस उस तरह से नहीं टैकल करेगी। अगर वो कानून हाथ में लेते हैं तो फिर उसकी सख्ती पुलिस जो है उनको दिखाएगी। तो सर हम लोग जो बीच में देख रहे थे कि थोड़ा मान मनोबल, थोड़ा बीच का सामंजस्य बिठाने की कोशिश, पर लगता है कि लगातार ये लोग धोखा दे रहे हैं। नमाज होने के बाद जिस तरह से बवाल हुआ, इसकी उम्मीद तो नहीं की गई थी, कम से कम पीस कमेटी की मीटिंग में भी नहीं की गई थी। और क्या अब हम अलग रुख देखेंगे? वो अलग रुख क्या क्या हो सकता है कानूनी रूप से? और अगर हम इनके आर्थिक तंत्र को कहें, आमतौर पर पुलिस हमेशा दो तरफ से वो करती है, एक उन्हें धाराओं में लगा करके कोर्ट भेजती है और दूसरा उनकी अवैध और अकूत संपत्तियां वगैरह को भी शिकंजे में लेती है। तो किस तरह से हम देखें कि आप जो नाराज योगी हैं या गुस्से वाले योगी हैं, उनकी अब पुलिस क्या क्या करने जा रही है? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो योगी गवर्नमेंट की सेकंड इनिंग्स है, इसमें कतई भी मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किसी प्रकार की गुंडागर्दी, आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त किया जाए। वो पुलिस अधिकारियों से भी बड़ा सख्ती से इस संबंध में पेश आ रहे हैं और बड़े स्पष्ट निर्देश वो दे रहे हैं, जैसा कि अमूमन होता नहीं था पहले। बहुत ही कम मुख्यमंत्री जो हैं वो इस मामले में सीधा हस्तक्षेप करते थे, पर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और व्यक्तिगत संपर्क से जब जिलों के दौरे पे जाते हैं तब इन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट कर दी है कि भाई गरीबों के साथ किसी प्रकार की ज्यादती ना हो, और जो आतंकी घटना करते हैं, जो समाज में बलवा फैलाते हैं, दंगा करते हैं, उत्पात कर रहे हैं, माफिया हैं, गरीबों को दबा रहे हैं, उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए। जो घटनाएं मैंने देखी हैं, कानपुर में हुई हैं, प्रयागराज में हुई है, थोड़ा सा उसका ट्रेलर जो है वो फिरोजाबाद में देखा गया, देवबंद देखा गया, अम्बेडकर नगर में कुछ हुआ थोड़ा बहुत, ये जो घटनाएं हुई हैं इनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। नूपुर शर्मा का बयान कब का है,
कौन ये पोस्टर्स छपवा रहा है भारत बंद के, इन सब की जांच होनी चाहिए। इसके पीछे चाहे जैसा कभी कोई कह रहे हैं कि साहब AIMIM का हाथ है प्रयागराज के दंगों के पीछे, उनके एक MP ने क्लेम किया है कि हमने आज प्रदर्शन किए हैं और हम उसका हमने कराए हैं प्रदर्शन। तो ये जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मेरी तो सभी से यही अपील है, इस देश को शांति प्रिय रहने दें। अन्यथा मैं जानता हूं कि यूपी की सरकार, यूपी का पुलिस विभाग बहुत इसमें सख्त कार्रवाई करेगा और ऐसी कार्रवाई होंगी ये जो आगे के लिए नजीर बनेंगी। और मैं नहीं समझता कि फिर आगे चल के कोई इतनी हिमाकत कर सकेगा कि वो दंगा कर सके। गैंगस्टर्स एक्ट के मुकदमे भी कायम हो रहे हैं, पब्लिक डैमेज टू पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट भी इसमें लगाया जा रहा है। इसकी वजह से जो संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति, निजी संपत्ति को हानि पहुंचाई जा रही है, इनकी वसूली भी ऐसे गुनहगारों से होगी। इसका भी बड़ा एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। सालों साल लोग बाग इन्हीं मुकदमों में उलझे रहेंगे। और गैंगस्टर्स एक्ट के तहत जो अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां हैं, जो क्राइम के प्रोसीड्स हैं, उनको भी जब्त करने का प्राविधान है सेक्शन 14 में, वो भी होगा। जो अवैध संपत्तियां बना ली हैं, अब मतलब कब्जा करके, चाहे वो KDA की जमीन हो, चाहे वो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की हो, नगर निगम की हो, अवैध कंस्ट्रक्शंस खड़े कर लिए हैं कहीं कहीं मंजिला, उन सब की भी सब सर्वे हो रहे हैं, सब आदेश दे दिए गए हैं और धीरे धीरे ये सब कार्रवाइयां अमल में ले आई जाएंगी, जो कि आगे चल के बड़ा नुकसानदेह इन लोगों के लिए साबित होंगी। तो मैं तो यही अपील करूंगा मुस्लिम से कि भाई अनावश्यक इन सब चीजों में गुमराह ना हो, आप अपना शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करें। सरकार सबका सुख दुख देख रही है, पर आप अगर इस प्रकार का उत्पात करेंगे तो अनावश्यक जो है वो बहुत उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। आलोक जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जैन साहब, मेरा एक सवाल आपसे है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री की छवि की हम बात करते हैं कि उनकी छवि एक सख्त प्रशासक की है और अपराधी और गुंडा एलिमेंट्स उनसे डरते हैं, लेकिन क्या ये दो घटनाएं बताती हैं कि मुख्यमंत्री की इस छवि को, क्या आपको लगता है कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है इन बलवाइयों ने और ये बताने की कोशिश की है कि यूपी पुलिस का उन पर खौफ नहीं है? क्योंकि कानपुर में हमने कड़ी कार्रवाई देखी, उसके बावजूद जिस तरह से अम्बेडकर नगर, फिरोजाबाद, प्रयागराज, संभल, मुरादाबाद, सहारनपुर में ये कल बलवे हुए हैं, उसको लगता है कि क्या इनके मन से ये डर निकल गया है या फिर ये एक फ्रस्ट्रेशन है पिछले 5-6 साल की जो नुपुर शर्मा के बहाने निकल रही है? देखिए, ये मैं इसको जो आपने वर्ड यूज किया, ये एक फ्रस्ट्रेशन है जो इनके दिमाग में बैठाया गया है। हालांकि मैं आपको बताऊं, मेरी बहुत से IAS ऑफिसर्स से बात होती है, जो गैस के कनेक्शंस दिए गए हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बने हैं, जो बहुत सी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, घरों घरों में बिजली के कनेक्शंस दिए जा रहे हैं, उसमें जो मुस्लिम्स की आबादी है उससे अधिक प्रतिशत को इससे लाभ पहुंचा है और वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं समझता हूं ये एक इन्होंने प्रयोग भी किया है, कुछ उकसावे में आके इस प्रकार की घटनाएं की हैं और जो एक भड़ास की मन में वो निकली है और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सकते हैं, पर इनका बड़ा बुरा अंजाम होगा। इसमें सैकड़ों लोग फंसेंगे और इसमें बहुत सख्त कार्रवाइयां होंगी। इससे योगी सरकार की छवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आप पाएंगे कि इन घटनाओं के, देखिए कभी कभी क्या होता है, जिले में कोई घटना हो जाती है डकैती की, तो इतनी धरपकड़ होती है, इतनी सख्त कार्रवाइयां होती हैं, इतने क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, पूछताछ होती है कि बहुत सी घटनाएं घटित होने से रह जाती हैं। योगी सरकार को एक क्रेडिट देना होगा, पुलिस को क्रेडिट देना होगा कि जहां पर घटनाएं हुई उनके ऊपर सख्ती से काबू पा लिया गया। सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स ADG रैंक के मौके पर उतरे हैं और उन्होंने उस पर काबू पाया है और साथ ही साथ फायरिंग भी बिना कराए उन्होंने घटना पे काबू पाया है। फायरिंग की नौबत कहीं पे नहीं आने दी है, अन्यथा अगर पुलिस फायरिंग कर सके तो फिर उसमें बहुत जनहानि होने का खतरा होता है। कि आपको मालूम है 303 और जो भी वेपन्स हैं, इंसास राइफल वगैरह, इनकी AK-47 इनकी कितनी मार है, पर उसके बगैर इन्होंने किया है। और मैं समझता हूँ धीरे धीरे
मानते हैं कि सर पुलिस का संयम ही है डेफिनेटली, कि पुलिस के पास इतने घातक हथियार होते हैं आज की तारीख में, अगर वो संयम ना बरते तो बहुत से यहाँ जो जाने भी जा सकती हैं, और पुलिस आत्मरक्षा के बावजूद सिर्फ लाठी चार्ज ही करती है, गोलियों का प्रयोग नहीं करती है। तो सर एक सवाल मेरा ये भी है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ये अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि उनकी जो छवि है उसे और बुलंद किया जाए, उसे और बड़ा कैनवास पे किया जाए, कि मौका इन दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके और मुख्यमंत्री की छवि जो है वो और उभर कर आएगी अगर बहुत सख्त कार्रवाई सरकार और पुलिस करती है इन दंगाइयों के खिलाफ? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी को जितना मैंने समझा है, मैं नहीं समझता कि वो इस बात का कोई क्रेडिट लेना चाहेंगे कि मैंने इतनी कार्रवाइयां कर दी। वो तो हमेशा से इस बात को कह रहे हैं कि सब लोग, आपने देखा होगा अयोध्या में कुछ हिंदुओं ने गलत काम किया था, मुख्यमंत्री जी ने उनमें आदेश करा कि इनको सबको एनएसए गैंगस्टर लगाकर बंद किया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि जहां पर ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इस समय सेकंड इनिंग्स में बिल्कुल निर्विवाद एक कार्रवाइयां कर रहे हैं, जो लाउड स्पीकर उतरे हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सभी के लिए कहा है भाई आप लोग सब इस पे कार्रवाई करिए। तो जो ऑर्डर्स हो रहे हैं सभी कम्युनिटीज के लिए हैं, सभी कम्युनिटीज को उसका पालन करना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि मुख्यमंत्री जी इसमें कोई खुशी मनाते हैं कि उनको कार्रवाई करनी पड़ रही है, पर ये उन्होंने जरूर कहा है कि जब तक गवर्नमेंट है उनकी, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें हो सकता है माफियाओं का भी रोल हो, प्रयागराज वाले दंगे में पॉलिटिकल पार्टीज का भी रोल हो, वो सब धीरे धीरे निकल कर आ जाएगा। किसने पोस्टर छपवाए, क्या हुआ, ये तो कम्युनिटी में जो लोग होते हैं वही बताना शुरू कर देते हैं पुलिस को। अलग अलग मिलकर सब बताने लगेंगे कि साहब फलाने भड़काया। अब उन सब की आफत आने वाली है और आनी भी चाहिए। जैन सर, मेरा एक सवाल था, आप थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि कुछ आप अधिकारियों से बात कर रहे थे और जो सरकारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजनाएं, वो जो लाभ इनको मिल रहा है उसमें एक अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें, अल्पसंख्यक की बात करें, तो एक बड़ी प्रतिशत उसका एक बड़ा संख्या है। क्या ये जो घटनाक्रम हुए हैं पिछले कुछ समय से और पिछले फ्राइडे, मतलब जो कल गुजरा है फ्राइडे, क्या इस योजनाओं पे भी जो हम लोग को जानकारी मिल रही है लोक भवन और शासन की तरफ से कि इन योजनाओं का लाभ ऐसे लोगों को नहीं दिया जाएगा जो उपद्रव करते हैं, जो अब तक उपद्रव में भाग लिए हैं, जिन लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है? क्या इस तरह की भी आपके पास भी जानकारी है? और दूसरा कि इस तरह कि अगर योजनाओं से इनको हटाया जाएगा तो क्या इनके ऊपर डबल मार होगी? क्या उनको वापस से अफसोस होगा कि हाँ, सड़क पे निकलना बहुत भारी है? देखिए, मेरा एक्चुअली एक तो आपके इसमें वॉल्यूम जो है वो आवाज बहुत हल्की आ रही है, पता नहीं आपको मेरी आवाज कैसी मिल रही है। पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो ये योजनाएं हैं उनका लाभ दिक्कत है, लेकिन सर आपकी आवाज आ रही है। हाँ, उनका लाभ जो है, योजनाओं का लाभ प्रत्येक गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। देखिए, जब प्रॉस्पेरिटी होगी, एजुकेशनल लेवल बढ़ेंगे मुस्लिम्स के और पढ़े लिखे युवक सामने आएंगे तो क्राइम में भी कमी आएगी, जो फर्टिलिटी रेट है उसमें भी कमी आएगी, एजुकेशन के लेवल में मतलब इनका इम्प्रूवमेंट होगा। इससे इन जनरल समाज में स्थिति बदलेगी और ये बदला जाना बड़ा जरूरी है। मैं समझता हूँ योजनाओं का बिल्कुल ईमानदारी से हर कम्युनिटी को उसका लाभ मिलना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि मिलता भी रहेगा। ऐसा सवाल ये था कि लाभ तो मिलता ही रहे, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन ये जो उपद्रव कर रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स एक तौर पे खड़ा कर रहे हैं, बेवजह खड़ा कर रहे हैं, आपको विश्वास में लेकर के आपको धोखा दे रहे हैं, ऐसे लोगों से इस तरह की सुविधाएं विड्रॉ करना वो कानूनी रूप से संभव है? ये मुझे पता नहीं कि इसको तो एक स्टडी का विषय है कि इनको कानूनन क्या आप वंचित कर सकते हैं। इसके लिए तो मेरे ख्याल से अलग से कानून लाने पड़ेंगे कि जो आपराधिक तत्व हैं, जो आपराधिक मुकदमों में लिप्त हैं, उनको इनसे वंचित किया जाए। ये तो एक डिबेटेबल विषय है। अभी इस प्रकार का कोई कानून मेरी समझ से नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। वो जो दंड मिलना है वो तो ऑलरेडी उनको मिल रहा है, मिल रहा है इन मुकदमों के माध्यम से। मेरा सवाल आपसे सर ये है कि पिछले जुमे को कानपुर, अब इस जुमे को प्रयागराज, संभल, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर,
क्या ये जो जुमा गुजरा है ये लास्ट था कि अभी हमें तैयार रहना चाहिए? जिस तरह से हम दोनों घटनाओं में समानता देख रहे हैं, कानपुर के बाद प्रयागराज, उसी तरह से भीड़ को उकसाना, बाहर लेके आना, उनका नेतृत्व करते हुए और ईंटें पत्थर पहले से जमा करना, क्या आपको लग रहा है आपके अपने तजुर्बे से कि ये लास्ट है, अब ये थम जाएगा कि नेक्स्ट जुमे फिर ये बड़ा प्लान नहीं कर सकते हैं इस तरह के संगठन जो भी हमलों के पीछे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं समझता कि अब इस पे होगा। अब इसको धीरे धीरे सब जो कंट्री का कम्युनल एटमॉस्फेयर है वो मैं समझता हूँ धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब लोगों की भी समझ में आ जाएगा कि राजनीतिक दल इसको भड़का कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और आपको जो है वो आगे कर दे रहे हैं और मुल्जिम आप बन रहे हैं, और जो पीछे जो मतलब मैन्यूवरिंग कर रहे हैं उनके नाम कहीं नहीं आ रहे हैं। प्रशासन के साथ भी बैठ रहे हैं, पुलिस अधिकारियों के साथ भी बैठ रहे हैं, उनको सूचनाएं भी दे रहे हैं। इस प्रकार के लोग हैं वो धीरे धीरे जो है एक्सपोज हो जाएंगे, और मैं नहीं समझता कि आगे आने वाले समय में सतर्कता रहनी चाहिए, सतर्कता अवश्य रहनी चाहिए। दूसरा, पुलिस को अपना इंटेलिजेंस का नेटवर्क बढ़ाना चाहिए, इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है। तीसरा, गली गली में जो अच्छे भले लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, उनको सिविल डिफेंस के वार्डन्स बनाया जाना चाहिए। सिविल डिफेंस के वार्डन्स बहुत काम आते हैं। लखनऊ में हमें उसका बड़ा लाभ मिला। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स बनाए जाने चाहिए, बड़ी संख्या में लोग बाग, उनमें पत्रकार भी हो सकते हैं, उनमें हकीम भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, व्यवसायी भी हो सकते हैं, विभिन्न विभिन्न पेशों के लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, जो कि अगर हम उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे तो बहुत सी लाभदायक सूचनाएं उनसे हमको समय रहते मिलेंगी। जब मैं आईजी जोन लखनऊ रहा 4 बार, मुझे बहुत सी सूचनाएं ऐसी मिल जाती थी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, जो थानों पर नहीं पहुंच पाती थी पर मेरे पास आ जाती थी कि आज फला जगह थोड़ा दिखवा लीजिए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने की उम्मीद है। वो इस कॉन्फिडेंस में कहते थे कि अगर वो मुझे बता रहे हैं तो मैं उनका नाम कतई नहीं लूंगा। पुलिस विभाग से भी मैं ये अपेक्षा करता हूं कि जो भी सूचनाएं पब्लिक उनसे शेयर करे उसको बिल्कुल अपने तक रखें, उसको बिल्कुल सख्त गोपनीय रखें और उसको जो है उस पर कार्रवाई करें। ये नहीं कि उनका नाम जो है वो भोंपू लेकर सब जगह आपने बता दिया कि फला ने मुझे सूचना दी है, तो आपने अपने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है उसको आपने एक्सपोज कर दिया, इसका कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सर, इसके साथ ही एक बार राउंड अप कर लेते हैं। अमित, आज सवेरे बुलडोजर चला और दिन भर क्या होता रहेगा, सफर की पुलिस कस्टडी भी मिल गई है, तो आपको क्या लग रहा है कि आज किस तरह का आगे का दिन भर का रहेगा एक्टिविटी, पुलिस को क्या हाथ लगने की उम्मीद है? देखिए, सबसे अच्छी बात कानपुर के लिए तो ये है कि कानपुर में अब अमन चैन वापस लौट आया है और कानपुर पूरी तरीके से शांत है। आज सुबह जिस की कार्रवाई हुई तो बताने के लिए था कि जो सरकार है वो अब इसमें और सख्ती कर दी है और जो भी इस हिंसा से जुड़े लोग हैं, इसमें शामिल लोग हैं, अब उन पर बंदोबस्त करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। जहाँ तक रिमांड की बात है, तीनों 4 आरोपियों की उनकी रिमांड हो गई है। सोमवार को दोपहर 2 बजे खत्म हो जाएगी। हालांकि पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, मिली सिर्फ 52 घंटे की। ऐसे में उनको मौके पर भी ले जाया जा सकता है, जो हिंसा से जुड़े संबंधित हैं उनको लेकर पूछताछ की जा सकती है। तमाम इंटेलिजेंस पर सच्चाई बाहर आना जरूरी है, लेकिन फिलहाल रिमांड में उनसे पूछताछ चल रही है। उनको कानपुर में जैन सर, आपने समय निकाला, आप हमारे साथ रहे, आपके वजह से बहुत सारी चीजें समझने में आसानी हो जाती है। हमारे फील्ड से सहयोगी अनिल, मार्गरेल और अमित, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहे। ग्राउंड की जो रियल तस्वीर है वो आप लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।